Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanitha. I am presenting here again with another important topic that is related to important judgments. In the last previous class of important judgment, we have already discussed right to privacy. Right to privacy के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो है चार जजमेंट आपको बताए थे। एक तो वैसे तो हमारी ये सीरीज जो है 2017 के रिगार्डिंग ही है कि 2017 के जो लैंडमार्क जजमेंट्स उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से पहला जो जजमेंट है वो जजमेंट है जस्टिस केस पुट्टा स्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्या था, ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो इसके अंदर जो दो केसों को इसमें ओवररूल कर दिया गया था। द फर्स्ट केस इज एमपी शर्मा एंड सेकंड इज खड़ग सिंह केस। अब देख लेते हैं एमपी शर्मा के केस में क्या था। एमपी शर्मा के केस में क्या बताया था वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमपी शर्मा के केस में ये बात कही गई थी कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, उसके साथ रीड नहीं किया जाएगा। स्टेटेड ये भी कहा गया था कि ये जो सर्च और सीजर के जो मैटर होते हैं, मान लो कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है, सीजर करना है, उसको कंट्रोल में करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी प्रकार का प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया कि वो जो है फंडामेंटल राइट के अंदर प्राइवेसी काउंट होगी। खड़ग सिंह के केस में क्या था, किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लिया गया था, तो उसको ये बात कही गई थी कि राइट ऑफ प्राइवेसी इज नॉट ए गारंटी राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर द अटेम्प्ट टू असर्टेन द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो अटेम्प्ट है किसी का कि वो इंडिविजुअल जो है कहीं पर मूवमेंट कर सकता है, अगर उसको रोक दिया जाए तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो जो है इन्फ्रिजमेंट हो गया उसके फंडामेंटल राइट का। तो ये बात जो है खड़ग सिंह के केस में की गई थी। ये भी एक लैंडमार्क केस है। फिर है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। ये केस जो है केस पुट्टा स्वामी की केस से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इसको जो मैं दोबारा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट केस है। जो अगर आपने इसको डिटेल में मैंने इसके बारे में कुछ समझाया वो लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ यही बात कही गई थी कि जैसे मदरहुड है, कोई सेक्सुअल लाइफ है, प्रोक्रिएशन है, बच्चों को पैदा करना है, ऐसा कोई प्रोविजन है तो वो क्या है कि वो प्राइवेसी के अंदर काउंट होगा। आगे आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द शरीयत। शरीयत लॉ जो है वो मुस्लिम लॉ में अप्लीकेबल होता है, शरीयत का ही नियम माना जाता है वहां पर। तो ये बात कहा गया जो ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ट्रिपल तलाक वो वाला नहीं है जो एक नॉर्मल सेंस में मुस्लिम्स में होता है, ये है तलाक के बिद्दत जिसे बोला जाता है। इस ट्रिपल तलाक को आप क्या कह सकते हो, तलाक के बिद्दत की फॉर्म में इसे कह सकते हो कि तलाक के बिद्दत को खत्म कर दिया गया, जिसमें इंस्टेंटली कहा जाता था तलाक तलाक तलाक। कोई एसएमएस से तलाक दे रहा था, कोई ओरली तलाक दे रहा था, वो सारा का सारा सायरा बानो का जो लैंडमार्क केस था 2017 का, उसमें काफी हद तक इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया गया इस केस में कि जो ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और किस मेजोरिटी से किया गया था, 3-2 की मेजोरिटी से इसमें डिक्लेयर किया गया था। वाइस जस्टिस नरीमन और ललित ने ये बात कही थी कि इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन कौन से जो जस्टिस थे उन्होंने ये बात कही थी। तो इसमें एक जस्टिस नरीमन और ललित थे। राइट टू इक्वलिटी को ये क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। जस्टिस जोसेफ ने इस बात को स्ट्रक कर दिया था कि शरीयत में ऐसी कोई भी टेनेंट्स जो है नहीं लिखी गई है जो जिसपे आप ट्रिपल तलाक दे सको। इस प्रकार से अगर टोटली देखा जाए तो जजेस की जो ओपिनियन थी इसके रिगार्डिंग की ट्रिपल तलाक जो है नॉट ए बेसिक और इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इस्लाम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसको जो है निकाला भी जा सकता है। तो कुरानिक प्रोसीजर जो है इस बात पर वर्क नहीं करता कि टर्मिनेशन ऑफ मैरिज जो है वो सडन प्रोवोकेशन रेज ऑफ विम्स, जैसे मान लो किसी को गुस्सा आ गया, कोई शराब के नशे में है तो वो जो है तलाक 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 कह देता था, वाइफ ने खाना नहीं ला के दिया तो तलाक कह दिया। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ से निकाल दिया गया। इनफैक्ट इट डिमांड्स टाइम एंड पेशेंस। ये भी ये बात कह रहा है कि एक डिमांड होती है कि टाइम और पेशेंस चाहिए होता है तलाक के लिए कि उन्हें डिसीजन लेना है तलाक के रिगार्डिंग, तो उनमें एक तरीके का पेशेंस होना चाहिए कि वो जो है तलाक देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, कि एक्चुअल में वो साथ रहना चाहते हैं। फर्दर इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। कोर्ट ने ये बात भी ऑब्जर्व की कि जो इंस्टेंटियस जो तलाक है, इंस्टेंटिनियस जो इंस्टेंटली जो तलाक दिया जाता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डेरोगेटरी है और डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ वुमन है। तो ये बात इसके अंदर कही गई थी। जब ये जजमेंट पास हुआ उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पर बिल लाने के बाद सहमति बनी और इसको एक एक्ट के रूप में ले आए कि जो मुस्लिम वुमन को इंस्टेंट डाइवोर्स के रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसके रिलेटेड एक बिल पास किया गया, एक्ट लागू कर दिया गया, द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा।
मैं चाहती तो आपको सिर्फ एक जजमेंट 5-6 मिनट का करवा देती, काफी था मेरे लिए, लेकिन मुझे लगा इसके बाद में क्या कंसिक्वेंसेस हुए, क्या आगे परिणाम हुए इस जजमेंट के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस जजमेंट के आगे जो परिणाम हुए थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू मैरिज एक्ट 2019 पास किया गया। कब पास किया गया? ये एक्ट पास किया गया 5 जून 26 जुलाई को पास किया गया। उसके बाद लॉन्ग डिस्कशन इसके ऊपर हुआ ऑपोजिशन के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इसमें डिस्क्राइब किया गया और 1 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट की इस पे असेंट मिल गई। तो प्रेसिडेंट की असेंट मिलने से क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंस हो गया कि उसके बाद इसको फरवरी 2009 में ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया गया था। इट स्टिपुलेट्स दैट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी कि जो तलाक बिद्दत है, इन एनी फॉर्म, चाहे आपने स्पोकन फॉर्म में कहा हो, रिटन फॉर्म में कहा हो या किसी भी ऐसी फॉर्म में आपने अगर कह दिया है तो ट्रिपल तलाक जो है वो काउंट किया जाएगा, माना जाएगा। लेकिन वो अब सारा कुछ खत्म कर दिया गया था, चाहे ईमेल के थ्रू हो चाहे एसएमएस के थ्रू हो, तो इसे इलीगल कर दिया गया। और अब जो क्या कर दिया गया, इसे वॉइड बना दिया गया, इलीगल बना दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, वॉइड इलीगल के बाद अब इसको आप कह दोगे कि 3 इयर्स की जो जेल की पनिशमेंट हस्बैंड के लिए रख दी गई और एग्रीड वुमन जो है वो मेंटेनेंस और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी डिमांड कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इस लॉ ने काफी बदलाव ला के रख दिए और ये बदलाव काफी इंपॉर्टेंट भी थे। इंपॉर्टेंट किन सेंस में थे? इंपॉर्टेंट इस सेंस में थे कि जो मुस्लिम वुमन है उनको एक इंपॉर्टेंस मिल गई। तो एक्चुअली अगर आप इसको समझें तो ये बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमन, क्योंकि मुस्लिम वुमन के लिए ही लागू किया गया था। तो इनमें जो ये डेट्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप मिस नहीं करोगे कि ये डेट का क्या रोल है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में इंपॉर्टेंट है ये कि किस टाइम पर प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी और किस टाइम पर इसे लागू किया गया। तो अगर आपके एग्जाम में अगर याद आता है तो 26 जनवरी को जब पास किया गया, यानी कि उसी टाइम इसको असेंट मिल गई थी और 1 अगस्त 2019 से ये पूरे के पूरे इंडिया में लागू हो गया था। अब आगे इसके की प्रोविजन देख लेते हैं क्या कहता है। सबसे पहला सेक्शन 3 बात करता है तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। द एक्ट मेक्स ऑल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इंक्लूडिंग इन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वॉइड हो गया है और इलीगल हो गया है। तो दोनों चीज है, वॉइड भी है और इलीगल भी है। द एक्ट डिफाइंस तलाक एज तलाक बिद्दत, तलाक के बिद्दत को डिफाइन किया गया या दूसरी कोई ऐसी फॉर्म है जो एक्सरसाइज में है या जो प्रिवलेंट में है तो उसको भी माना जाएगा। और जो भी कोई भी ऐसी तलाक जो मुस्लिम के द्वारा प्रोनाउंस की जाएगी जो इरिवोकेबल है। रिवोकेबल क्या होता है कि मान लो आज तलाक दिया, कल जो उसको कैंसिल किया जा सकता है। जो ये तलाक बिद्दत था इसमें रिवोक नहीं हो सकती थी, इरिवोकेबल ये थी, तो इसको जो खत्म कर दिया गया, इसे वॉइड और इलीगल माना गया। सेक्शन 4 बात करता है कि ये जो डिक्लेरेशन है तलाक की एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और सेकंड बात कर रहा है कि 3 इयर्स की इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन होगा और फाइन का भी इसमें प्रोविजन है। तो अगला पॉइंट है इसके अंदर सबसिस्टेंस अलाउंस, सेक्शन 5। सेक्शन 5 4 ये इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 में तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल, इस बार नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन 4 जो है पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक के बारे में है, इसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और फाइन भी है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्चुअली क्या होता है, अगर आप देखते हो सीआरपीसी की डेफिनेशंस में कॉग्निजेबल का डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सेक्शन 2C है, जहां पर कॉग्निजेबल जो वर्ड है वो उसको डेफिनेशन में दिया गया है कि कॉग्निजेबल वो एक ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता है। तो ये बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की क्या होता है। फिर सबसिस्टेंस अलाउंस की बात कर रहा है कि मुस्लिम वुमन जिसके अगेंस्ट तलाक दिया गया है वो एंटाइटल है सबसिस्टेंस अलाउंस की अपने हस्बैंड से और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। सबसिस्टेंस मतलब जीविका के लिए जितना उसे अलाउंस की रिक्वायरमेंट रहेगी और जो अमाउंट है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 125 के आप मान लीजिए उसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, इसी तरीके से इसमें भी मजिस्ट्रेट के पास पावर दे दी गई है। फिर कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन की किसके पास जाएगी? ए मुस्लिम वुमन अगेंस्ट होम सच तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एंटाइटल, जिस वुमन के अगेंस्ट जो तलाक डिक्लेयर किया गया है, प्रोनाउंस किया गया है, वो जो है एंटाइटल होगी कस्टडी की बच्चे की। द मैनर ऑफ कस्टडी जो है वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। तो सेक्शन 6 कस्टडी की बात करता है। सेक्शन 7 ये कहता है कि ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल,
कॉग्निजेबल का मतलब है कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है जिसमें पार्टीज की सहमति से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसे कंपाउंडेबल बोला जाता है। द ऑफेंस विल बी कॉग्निजेबल ओनली इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द, अगर मान लो मैरिड वुमन है और जिसको तलाक दे दिया गया है उसके द्वारा एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी तो वो क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। और एनी पर्सन, या मान लो कोई और पर्सन है घर में, मान लो उसको तलाक दे दिया गया है लेकिन उसका बच्चा है या भाई है या ब्लड रिलेशन में कोई भी है, उसके बिहाफ में भी कंप्लेंट दे सकता है। तो ये एक अलग एक्स्ट्रा प्रोविजन डाल दिया गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम वुमेन्स और एवरी वुमेन्स। तो फिर आगे द ऑफेंस में भी कंपाउंडेड हो सकता है कि पार्टीज अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज करना चाहे तो कर सकती है। बाय द मजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए वुमन के बिहाफ में जिसके अगेंस्ट जो है तलाक डिक्लेयर हुआ है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस विल बी डिटरमाइंड, वो भी क्या है मजिस्ट्रेट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा किसी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जिस भी रिलेटेड होगा। तो द एक्ट प्रोवाइड्स दैट मजिस्ट्रेट में ग्रांट बेल और बेल दे सकता है, और वो भी अगर मान लो लगता है कि वुमन ने स्टेटमेंट दे दी है या मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई का मतलब रीजनेबल ग्राउंड है मजिस्ट्रेट के पास, तो वो जो है ग्रांट कर सकता है बेल का। तो ये तो था हमारा ट्रिपल तलाक का, कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। शायरा बानो का एक केस था, इस केस का नाम आपको माइंड में रखना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे क्या फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको उसके रिगार्डिंग जो है मैसेज मिल जाएगा और किसी प्रकार का आपको लॉस ना हो। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रैक्टिसेस कीजिए, जो पहले आपने कुछ एक्ट कंप्लीट कर लिए उसको रिवाइज करते रहिए और बेयर एक्ट पर ज्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो बेयर एक्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।